ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आवाज वगैरह क्लियर आ रही मेरी? मेरे साथ अभिषेक हैं, चंद्रकिशोर हैं, जूही हैं, शत्रुघ्न हैं, देवेंद्र हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। सनी है, श्रवण है, अभिषेक हैं, उद्गम है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आज हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे सेल एंड बैटरी के। इसके पहले भी आपने सेल एंड बैटरी के कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ी हैं। बाकी आप में से जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप एएलपी के ट्रेड की तैयारी कर रहे थे और 19 और 20 वाला आपका पेपर शिफ्ट हो गया है और आप भगवान भरोसे पेपर देने गए थे, तो उसके लिए एक सुपर फास्ट बैच करियर लैब पे चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का। और उसके अलावा अगर आप बेसिक साइंस वगैरह के बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो या फिटर वगैरह के बैचेज, तो भी आप करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐप पे जाना, ऐप पे सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना। आप बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग, उसमें जेई आईटीआई रेलवे के सेक्शन पे जाना। वहां पे आपको बैच दिख जाएगा, 35% के नाम से एक बैच होगा। 35% इसलिए क्योंकि आपको 75 का 35% ले आना है पास करने के लिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप इससे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन दो ट्रेड के लिए सुपर फास्ट बैच चल रहा है। बाकी ट्रेड के बैचेज भी चल रहे हैं बट वो कंप्लीट बैचेज हैं, ठीक। तो आज हम सेल एंड बैटरी की कहानी पढ़ेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का। विक्रम, मनीष, किरण, रूटीन, फाला, आरके, राजेश। चलिए, सेल एंड बैटरी तो वैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हुआ चलता हूं। एक होती है प्राइमरी सेल, एक होती है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता बार बार, मतलब रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने इसको इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया, फिर दूसरा खरीद के लिए आओगे। सेकेंडरी सेल को बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे आपके फोन की बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, या आपके घर में जो इन्वर्टर उसके साथ बैटरी लगी उसको आप चार्ज कर सकते हो। और प्राइमरी जो सेल होती है उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये सस्ती होती है, कम वोल्टेज की होती है, हल्की होती है। ये महंगी होती है, ज्यादा वोल्टेज की होती है, थोड़ा भारी भी होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हो गया। सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल भी बोलते हैं सेकेंडरी सेल को। पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सी सेल यूज करते हैं? मिनी सेल। पहली बनाई गई सेल वोल्टाइक सेल। बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। ये नाम याद रखना, प्राइमरी सेल का नाम क्या है? पूछा जाएगा लेक्लांचे सेल कौन सी सेल है, बोलना प्राइमरी सेल। बोला जाएगा वोल्टाइक सेल कौन सी सेल है, प्राइमरी सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक वोल्टाइक एक ही है। डेनियल सेल प्राइमरी सेल। ड्राई सेल प्राइमरी सेल। मरकरी सेल प्राइमरी सेल। मरकरी सेल कोई बटन सेल या मिनी सेल कहते हैं। जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब प्राइमरी सेल है। और सेकेंडरी सेल कौन है सर? लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी। एल्कलाइन सेल जिसको निकल कैडमियम सेल ही बोलते हैं। लिथियम आयन बैटरी, एडिशन सेल, ये सब सेकेंडरी सेल है। नाम पूछ लेगा कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, तो नाम याद रहेगा तभी तो बताओगे। बाकी सेल को सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, पैरेलल में जोड़ते हैं करंट बढ़ाने के लिए। सेल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? करंट बढ़ाने के लिए। सॉरी, सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? वोल्टेज बढ़ाने के लिए। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? करंट बढ़ाने के लिए, ठीक। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस JEE बाई राजकुमार सर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास खत्म करने के बाद मैं भेज दूंगा। JEE बाई राजकुमार सर क्लास खत्म होने के बाद। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एल्कलाइन सेल, मरकरी सेल में एनोड कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर आपको सेल जो टॉर्च में यूज करते हैं, ड्राई सेल, वोल्टाइक सेल में कौन से इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4। और लेक्लांचे सेल में जो यूज होता है सब आपको बताया था। लेड एसिड सेल में एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, ये सब बताया था। नहीं बताया था कि सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है 0.5 से 0.6 वोल्ट के आसपास होता है। जब आपके लेड एसिड बैट पूरी तरीके से चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 से 1.28 के आसपास होती है। इसका इलेक्ट्रोलाइट खूब पूछा जाता है लेड एसिड सेल का। डायलूट H2SO4 मतलब H2SO4 प्लस H2O। एक मात्रा अगर H2SO4 होगी, 3 मात्रा H2O, क्योंकि इसका 3 गुना ये होता है 1:3 की रेशियो में, 1:3 के अनुपात में, ठीक है। और
बाकी फिर आपको एल्कलाइन सेल हमने बताया था, एल्कलाइन सेल में निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्यूएच का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्यूएच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आपको बताया था बैटरी चार्जर एक तरीके से रेक्टिफायर की तरह काम करता है, क्योंकि आपके घर में मान लीजिए बैटरी चार्जर लगा है, आपके घर में आता है एसी, लेकिन बैटरी चार्ज होगी डीसी से, तो बैटरी चार्जर क्या करेगा? एसी को डीसी में बदलेगा, यानी रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। फिर आपका लेक्लांचे सेल के लिए बताया था वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, एनोड के तौर पे जिंक, कैथोड के तौर पे कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे अमोनियम क्लोराइड और डिपोलराइजर के तौर पे MnO2। बाकी ये वोल्टाइक सेल। ड्राई सेल एक तरीके से इसको मॉडिफाइड लेक्लांचे सेल बोल सकते हैं। तो लेक्लांचे सेल का जो डेटा है कॉपी मार देना ड्राई सेल के लिए। लेक्लांचे सेल में जो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट सेम ड्राई सेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, फिर हमने बताया था ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है। ट्रिकल चार्जिंग में स्मॉल करंट देते हैं, थोड़ी थोड़ी करंट देते हैं। आइए अब सवालों के ऊपर आते हैं। आज का पहला सवाल आपके पास ये है, इसका आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर बताओ रोहित, विक्रम, किरण, देवेंद्र, रूटीन, एवरीवन। बोलो। इसका आंसर बताओ। जब किसी चीज को पढ़ाया जाए नालायकों, तो फालतू की बात मत करो, इस सवाल का आंसर दो। ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, जो कराया जाएगा वो मत कराइए, बाकी जो बचा है उसको करा दीजिए। अरे पहले इसको तो पढ़ो। इसका आंसर बताओ। टू अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट इन लेड एसिड सेल डॉट डॉट इज यूज्ड। इंटरनल शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सेपरेटर या प्लेट्स या नमना वेबब? ये क्या है? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बताओ। देखो होता ये है कि जो लोग आपकी लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल होती है, जो लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल होती है आपकी, उसमें ये मान लीजिए एनोड है, कैथोड है। कई बार क्या होता है दोनों प्लेट आपस में चिपक जाती हैं। मान लीजिए बकलिंग हो गई। बकलिंग क्या होती है आपको पता होगा। बकलिंग में होती है प्लेट मुड़ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत हाई करंट देकर के इसको चार्ज कर रहे हो, अपनी बैटरी को अगर आप बहुत हाई करंट देकर के चार्ज कर रहे हो, कि बार प्लेट मुड़ जाती है, इससे मुड़ जाती है प्लेट। ये प्लेट मान लीजिए मुड़ गई, ये भी प्लेट आपकी मुड़ गई, तो प्लेट मुड़ जाएंगे दोनों, फिर चिपक जाती है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। तो जो आपकी दोनों इलेक्ट्रोड है ना, कई बार चिपक जाती हैं, अलग अलग कारणों से चिपकती हैं। मान लीजिए प्लेट मुड़ गई, मुड़ने को बोलते हैं बकलिंग। प्लेट्स के मुड़ जाने को बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप अगर बैटरी को बहुत हाई करंट से चार्ज कर रहे हो, अगर बैटरी को बहुत हाई करंट से चार्ज कर रहे हो, तो कई बार इसकी प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट क्या होती है? मुड़ जाती है। प्लेट मुड़ने से दोनों प्लेट आपस में टच हो गई, और टच हो गई तो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से आपका बैटरी का काम खत्म। तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों प्लेट आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। दोनों प्लेट आपस में क्या हो? शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेपरेटर। सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है? अगर दोनों प्लेट आपस में चिपक सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसको रोकता है। सेपरेटर आपका आंसर है। क्या है आंसर? सेपरेटर। क्या है आंसर? सेपरेटर। सेपरेटर। नेक्स्ट, इन लेड एसिड सेल प्लेट कनेक्टर्स आर मेड अप ऑफ। जो प्लेट होते हैं लेड एसिड सेल में किसकी बनी होती हैं? आप देखो,
लेड एसिड सेल में जो प्लेट बनी होती है आपकी, एनोड बना है लेड पेरोक्साइड का जो कि पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है जो कि लेड का बना होता है। मतलब कैथोड में लेड है, एनोड में लेड पेरोक्साइड है, तो दोनों लेड का ही बना हुआ, ये लेड का है, लेड का ऑक्साइड है, तो दोनों चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, लेड तो दोनों में ही है, लेड तो दोनों में ही। तो आप क्या बोलोगे, किसकी बनी होती है लेड एसिड सेल में जो प्लेट्स इसकी होती हैं, किसकी बनी होती है, लेड पेरोक्साइड, और लेड दो है तो प्योर लेड की बनी होती है। भाई एक लेड की एक लेड पेरोक्साइड की, लेड तो दोनों में है तो प्योर लेड, यहाँ कार्बन है यहाँ कॉपर है, लेड आप बोलोगे। ठीक, किसकी बनी होती है, लेड की। अगला सवाल है, द नेगेटिव प्लेट ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ, जो ड्राई सेल है उसका नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है, ड्राई सेल का नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है। स्वागत है मुन्ना, पवन, सभी लोग बताओ आंसर फटाफट। एक भी सवाल ऐसा नहीं है आज की क्लास का जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। जितने भी सवाल आप कर रहे हो सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, सब, इसमें नया सवाल नहीं, सब पूछे हुए सवाल हैं। तो बताओ नेगेटिव प्लेट ड्राई सेल की किसकी बनी होती है, ड्राई सेल की नेगेटिव प्लेट बनी होती है जिंक की। किसकी बनी होती है, जिंक। याद रखना नेगेटिव प्लेट ड्राई सेल की किसकी बनी होती है, जिंक की बनी होती है। अच्छा सर, द रीडिंग इन हाइड्रोमीटर ऑफ हाफ चार्ज सेल, अगर आपकी सेल जो है हाफ चार्ज है तो क्या उसकी रीडिंग होगी हाइड्रोमीटर की। अगर फुली चार्ज है आपकी सेल तो जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है 1.25 से 1.28 के आसपास होती है, और अगर हाफ चार्ज है तो 1.22 के आसपास होती है। यानी जो बैटरी में आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, वैद्युत अपघट्य, उसकी उस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए, या उसकी रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर जो बैटरी में आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, वैद्युत अपघट्य यूज करते हो, उसका विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व नापता है या अपेक्षिक घनत्व नापता है। तो सवाल यह कि अगर फुली चार्ज है तो उसका अपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 के आसपास होगा, जिसको हाइड्रोमीटर नापता है। और अगर हाफ चार्ज है, आधा चार्ज बैटरी है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.22 हो जाएगा। 1.22 क्या होगा, 1.22। हाफ चार्ज है, अर्ध आवेशित, हाफ चार्ज मतलब अर्ध आवेशित। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, द एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी बाई कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड बिकम्स, स्थिर वोल्टता आवेशन विधि द्वारा बैटरी की दक्षता क्या हो जाती है, कम, ज्यादा या स्थिर, क्या होती है, आप बताइए इसका आंसर। देखो बैटरी चार्ज करने का मेथड है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, एक कांस्टेंट करंट मेथड, एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड, तो 3 मेथड हैं। अगर हम बात करें कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग की, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग यानी नियत विभव विधि, नियत विभव विधि, और यह है कांस्टेंट करंट चार्जिंग, नियत धारा विधि। इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में अगर मान लीजिए बैटरी को चार्ज करने में, इसमें मान लीजिए कांस्टेंट करंट चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करने में अगर टी समय लगा, कांस्टेंट करंट चार्जिंग में अगर बैटरी को चार्ज करने में टी समय लगा, तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करने में जो समय लगेगा वो T/2 लगेगा। इसका मतलब यह है बैटरी को चार्ज करने में जितना टाइम लगा इस मेथड में कांस्टेंट करंट चार्जिंग में, उसका आधा टाइम लगेगा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में, T/2। यानी अगर इसमें 10 मिनट लगा तो इसमें 5 मिनट लगेगा, इसमें आधा घंटा लगा तो इसमें 15 मिनट लगेगा, इसमें 2 घंटा लगा तो इसमें 1 घंटा लगेगा। यानी जितना भी टाइम तुम लोगे उसका आधा टाइम ये मेथड लेगा। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग आधा टाइम लेगा, तो आधा टाइम ले रहा है इसका मतलब जल्दी चार्ज हो रहा है, और जल्दी चार्ज हो रहा है इसका मतलब फास्ट चार्जिंग करता है। ये क्या है, फास्ट चार्जिंग। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग इज फास्ट चार्जिंग, इसमें टाइम क्या लगता है, कम लगता है। सवाल लेकिन क्या पूछा गया, एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में टाइम कम लगता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा करंट लेती है। जैसे ही आप कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग से चार्जिंग करोगे, इट विल टेक वेरी लार्ज करंट एट स्टार्टिंग। यह शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट लेगी, और बहुत ज्यादा करंट जब बैटरी लेगी तो उसमें लॉसेज ज्यादा होते हैं, उसमें लॉसेज ज्यादा होते हैं। लॉसेज ज्यादा होने से दक्षता घट जाती है। फिर से सुनो, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग बहुत फास्ट चार्जिंग है, इसकी तुलना में आधे टाइम में ही बैटरी को चार्ज कर देती है। अगर आधे टाइम में बैटरी को चार्ज कर दे रही है, इसका मतलब जैसे ही आप इस मेथड से चार्जिंग करोगे बहुत हाई करंट लेती है शुरुआत में। अगर बहुत ज्यादा करंट शुरुआत में लेती है, उसकी वजह से लॉसेज यानी हानियां
शुरू में ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से हानि अगर ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, तो दक्षता कम हो जाती है, लो इफिशियंसी, लो इफिशियंसी। तो इन दिस मेथड इफिशियंसी इज लो। सवाल इफिशियंसी ऑफ बैटरी बाई कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग है, नियत विभव वाली जो विधि है, इसमें आपका दक्षता कम हो जाती है, लो इफिशियंसी इज लो, इफिशियंसी इज लो। तो आपने को 2-3 चीजें मैंने बता दी, किसमें टाइम कम लगता है, किसमें टाइम ज्यादा, इसमें टाइम कम, उसमें टाइम ज्यादा, इसमें एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है द लिक्विड इन विच द बैटरी रॉड्स आर इमर्स्ड इज कॉल्ड। इमर्स्ड मतलब डुबो देना। बैटरी की छड़ों को जिस द्रव में डुबाया जाता है, अरे एक लेते हैं, एक खूंटी एक दूसरी खूंटी, एक एनोड एक कैथोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड जिस पानी में डुबोए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिंटू बोला मदिरा बोलते हैं। सर नहीं, मदिरा नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ लेड एसिड सेल ए लेयर ऑफ डॉट 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 इज अप्लाइड। सीसा अम्ल, सीसा अम्ल मतलब लेड एसिड, सीसा मतलब लेड, अम्ल मतलब एसिड। सीसा किसको बोलते हैं? लेड को लिखा है सीसा, अम्ल एसिड। सीसा अम्ल में संक्षारण, संक्षारण मतलब कोरोजन का प्रभाव न होने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो लेड एसिड बैटरी होती है वो जब लगातार आप यूज करते हो तो उसमें कोरोजन होता है। क्या होता है? जंग लगने की संभावना होती है। जंग लगने, जो प्लेट आपकी होती है, एक लेड की होती है, एक लेड पेरोक्साइड की होती है, दोनों प्लेट पे जंग लगने की संभावना होती है। उससे बचाने के लिए उस प्लेट पे क्या लगाया जाता है? उस प्लेट पे लगाते हैं प्लास्टिक, मेटल या क्या, तो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हो आप। वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हो आप। किसका? वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं हम किस पे? इलेक्ट्रोड पे। इसके काहे लगाते हैं? अच्छा दिखता है? नहीं, जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। अच्छा सर, ठीक है। लेड एसिड सेल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल का, द्वितीयक सेल का। सवाल है कि लाइफ स्पैन ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल की जीवन काल क्या होता है? प्राइमरी सेल का जीवन काल कम होता है, मतलब कुछ दिन चलेगी, 4-5-6 महीने। अरे आपके टीवी का जो रिमोट है उसमें जो सेल लगती है वो प्राइमरी सेल होती है, 4-5-6 महीने में खराब हो जाती है। दीवार घड़ी में जो सेल लगी वो भी 4-6 महीने, 1 साल में खराब हो जाती है। लेकिन आपके फोन की बैटरी 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल चलती है। तो आपके फोन की जो बैटरी है, या जो आप बैटरी इन्वर्टर के साथ खरीदते हो, वो 3 साल 4 साल चलती है। तो सेकेंडरी सेल की लाइफ ज्यादा होती है, प्राइमरी सेल की लाइफ कम होती है। प्राइमरी सेल की उम्र, जीवन काल कम होती है। ठीक, प्राइमरी सेल का ईएमएफ भी कम होता है, प्राइमरी सेल सस्ती भी होती है, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होती है। अगला है द मेथड ऑफ चार्जिंग ए बैटरी, कांस्टेंट करंट चार्जिंग, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, स्थिर वोल्टावेशन, स्थिर धारावेशन या ट्रिकल चार्जिंग। क्या है? बैटरी के आवेशन की विधि, किन किन तरीके से बैटरी को चार्ज सकते हैं, ये भी एक मेथड है। हाँ है, ये भी एक मेथड। ट्रिकल चार्जिंग क्या है? ट्रिकल चार्जिंग भी एक चार्जिंग की विधि है। इसमें क्या करते हैं सर? जैसे मान लीजिए आपने एक अस्पताल खोला, आपने सारी व्यवस्था की, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब, आईसीयू वगैरह बना रखा है, और बैटरी ला के रख दिया है कि हाँ जरूरत पड़ेगी, लाइट चली जाएगी तो हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। बैटरी 1 महीने से ला के रखी हुई, कभी लाइट गई ही नहीं। 1 महीने बाद लाइट गई, चिंटू ने कहा बैटरी लगाओ, जल्दी से काम स्टार्ट करो, राजकुमार सर आईसीयू में, उनका इलाज रुकना नहीं चाहिए। तो क्या पता चला? बैटरी लगी और 10 मिनट में, 20 मिनट में बैटरी गायब हो गई। तो आपने पूछा कि बैटरी तो बिल्कुल चार्ज करके रखवाई गई थी, तो बैटरी इतनी कम टाइम में क्यों डिस्चार्ज हो गई? तो फिर लोगों ने बताया कि बैटरी आपने रखवाई तो चार्ज करके थी, लेकिन बैटरी जब यूज में नहीं होती है तो भी धीरे 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 डिस्चार्ज थोड़ी थोड़ी होती रहती है। अगर बैटरी पे लोड नहीं भी लगा है तो भी बैटरी थोड़ी 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 डिस्चार्ज अपने आप होती रहती है। और 1 महीने से रखा हुई थी, इसलिए आधी से ज्यादा तो ऐसे डिस्चार्ज हो गई, और आपने आज इस्तेमाल करने की कोशिश की तो बैटरी थोड़ी देर में ही चली, उसके बाद बैकअप उसका खत्म। इसलिए अगर आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है बैटरी, तो आप बैटरी को भले यूज नहीं कर रहे हो डेली, आप थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहो उसको, ताकि जब जरूरत पड़े 3-4-5 घंटे की, तो बैटरी बैकअप दे पाए। तो ट्रिकल चार्जिंग में क्या करते हैं? एक बहुत छोटी सी करंट बैटरी को देकर के चार्ज करते हैं, और उतना ही चार्ज करते हैं जितनी डिस्चार्ज हुई है। यानी बैटरी का जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है, उसी रेट से बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी जिस रेट से डिस्चार्ज होती है, जितना थोड़ा सा डिस्चार्ज हुई, थोड़ा सा चार्ज कर दिया बस, क्योंकि लोड तो न लगा नहीं, पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। वही कहानी है। तो ये तीनों मेथड जो है बैटरी के चार्ज करने के मेथड है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड बैटरी को क्या है? चार्ज करने के मेथड है। सवाल है एक अच्छे सेल की विशेषता क्या है?
पहला इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी लो, आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, शुड बी एक्सपेंसिव, महंगी होनी चाहिए, देयर शुड बी पोलराइजेशन इन द सेल, ये महंगी वाली तो हो ही नहीं सकती, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी लो, एक अच्छे सेल की खासियत यह है कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। एक अच्छे सेल की विशेषता यह कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए निम्न, निम्न मतलब कम से कम, कम से कम। सर ये नहीं होना चाहिए महंगी, अरे महंगी चाहते हो क्या? कोई भी सामान हम चाहते हैं अच्छा हो और सस्ता हो, अच्छा हो और सस्ता हो। सवाल है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में कौन सा वैद्युत अपघट्ट यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड तो यूज करते हैं लेक्लांचे सेल में। माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड क्या यूज करते हैं? माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सर कैसे? अरे इधर देखो, शुरू में ही बताया था। कौन सा सेल है? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में एनोड होता है जिंक, कैथोड होता है कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। वोल्टाइक सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। एनोड है जिंक, कैथोड है कार्बन, सॉरी कैथोड है कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। एनोड है जिंक, कैथोड है कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि बहुत गाढ़ा हो, है। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेक्लांचे सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्लांचे सेल में हम एनोड, कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट और डिपोलराइजर, चार चीजों का सवाल आता है, चारों चीजों पे याद रख लेना। अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं हम इसमें। लेक्लांचे सेल में एनोड है जिंक जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड है कार्बन जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, और डिपोलराइजर, डिपोलराइजर है मैग्नीज डाइऑक्साइड। सब के सब इंपॉर्टेंट है लेक्लांचे सेल में। तो क्या पूछा गया? इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, अरे बोलो, सवाल पूछा गया। सर ये सब आता है एग्जाम में? आता है, सब पूछा गया है। सर कभी देखा तो नहीं है तुमने, तो बहुत कुछ नहीं देखा है चिंटू। विच सेल यूज फॉर इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ करेंट? इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक के, रुक रुक के, रुक रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग करना है? करंट दिया फिर रुक गए, रुक दिया रुक गए। तो अगर इस प्रकार से करंट देनी है, रुक रुक के धारा प्रवाहित करनी किसी चीज में, तो कौन सी सेल? वोल्टाइक, डेनियल, लेक्लांचे, नाना देव। तो आपका आंसर होगा लेक्लांचे सेल। कौन सी सेल? लेक्लांचे सेल यूज करते हैं किसके लिए? किसके लिए यूज करते हैं? जब हमको धीरे धीरे रुक रुक के करंट देनी हो तब। कौन सी सेल? लेक्लांचे सेल। अगला सवाल है सेल यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में हम कौन सी सेल यूज करते हैं? तो आपका जवाब होगा ड्राई सेल। टॉर्च में कौन सी सेल यूज करते हैं? तो आपका जवाब होगा शुष्क सेल, शुष्क 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 सेल। सवाल है सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। सर इतना याद कैसे होगा? इसलिए आपको शुरुआत में ही मैंने एक पेज पे, 2-3 पेज पे मिला के जो सारे की पॉइंट्स लिख दिए थे, ताकि उस पे जो सवाल आए आप समझ पाओ। तो ऐसे आप एक एक सवाल तो आप देख ही रहे हो कैसे सवाल आए हैं। आपको करना कि एक पेज 2 पेज लेना, चाहे इसे ही चाहे अपने आप से खुद से बनाना होगा, और जो इन्फॉर्मेशन मेन मेन उस पर लिख लेना, और बार बार उसको देखोगे तो याद हो जाएगा, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। आपके टाइम मिल गया है। जो लोग ट्रेड में फेल होते, भगवान ने एक दूसरा मौका दे दिया, अच्छे से पढ़ लो। अगला सवाल है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुडंट एक्सीड। इलेक्ट्रोलाइट है कि जो लेड एसिड सेल की चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका विद्युत अपघट्ट, उसका टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो सहजानंद। विक्रम बोले सर आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? बनाया तो है मैंने, मैं भूल गया हूं इंस्टाग्राम आईडी, एक बार देख करके आपको बताऊंगा। बोलिए शुभांकर, लव यू टू, विक्रम, किरण, हिमांशु सिंह। बोलो जो लेड एसिड बैटरी यूज करते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, हाँ लिख लेना इसको। ये रिएक्शन किस पे होती है? किस सेल में? ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, लेड एसिड सेल। ये लेड एसिड सेल की रिएक्शन है। देखो
जितना भी सेल आपने पढ़ा है, एनोड और कैथोड में लेड कहां आया है, आप बताओ। जितने भी सेल आपने पढ़ी, एनोड और कैथोड में लेड कहां आया? लेड एसिड सेल में। लेड एसिड सेल में ना, कि एक आप लेड पेरोक्साइड लेते हो, दूसरा आप लेड लेते हो, एक लेड पेरोक्साइड लेते हो PbO2, दूसरा लेड लेते हो, लेड और उसके बाद और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या होता है? वैद्युत अपघट्य डाइल्यूट H2SO4 यानी H2SO4 प्लस वाटर। तो H2SO4 है, लेड है, ये रिएक्शन लेड एसिड सेल में हो सकती है। Pb प्लस SO4 माइनस माइनस, ये रिएक्शन किसकी है? लेड स्टोरेज, लेड एसिड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। सीसा अम्ल संचायक सेल, सीसा मतलब लेड, अम्ल मतलब एसिड। अगला सवाल है कि जो लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लेड एसिड सेल या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा आंतरिक प्रतिरोध, हम उतना ही खुश होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगला सवाल है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्यूमुलेटर सेल एट चार्जिंग स्टेट इज। एक संचायक सेल में, संचायक सेल मतलब सेकेंडरी सेल में चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो अगर आपकी सेल चार्ज स्टेट में है, पूरी तरीके से आवेशित है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे उसका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसको रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, उसका मान 1.25 से 1.28 के बीच में होना चाहिए। 1.25 से 1.28 के बीच में होना चाहिए। किसका? पूरी तरीके से चार्जिंग की कंडीशन में लेड एसिड सेल में या सेल में जो वैद्युत अपघट्य यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व, या इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंग्लिश में, या दूसरा नाम हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए, और हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं वायु की आर्द्रता नापने के लिए, टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अरे वायु की आर्द्रता नापनी है तो क्या यूज करेंगे सर? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अगर ये नापना है तो हम यूज करेंगे हाइग्रोमीटर। और अगर जो वैद्युत अपघट्य आपने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व नापना है तो हाइड्रोमीटर। फुली चार्ज है तो उसका हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट का 1.25 से 1.28 के बीच में होता है। अगला सवाल पूछा गया आपके पास ये कि द नंबर ऑफ प्लेट इन नेगेटिव ग्रुप ऑफ लेड एसिड बैटरी इज इक्वल टू। एक तो पॉजिटिव प्लेट होती है लेड एसिड सेल में, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो पॉजिटिव प्लेट में जितनी रॉड होंगी और नेगेटिव प्लेट में जितनी रॉड होंगी लेड एसिड सेल में, उसमें क्या रिलेशन है? एक पॉजिटिव ग्रुप है, कई सारी रॉड होती है उसमें, एक पॉजिटिव ग्रुप है और एक नेगेटिव ग्रुप है। एक पॉजिटिव प्लेट का ग्रुप है, एक नेगेटिव प्लेट का ग्रुप है। नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट का जो रॉड की संख्या है उसमें क्या संबंध है कि लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्लेट इन पॉजिटिव ग्रुप, धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या, या धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1, या किसके? तो आपको याद होना चाहिए लेड एसिड सेल में एक धनात्मक ग्रुप होगा, एक ऋणात्मक ग्रुप होगा। जो ऋणात्मक ग्रुप है नेगेटिव प्लेट, उसमें जो प्लेट की संख्या है, नेगेटिव ग्रुप जो है ऋणात्मक ग्रुप, उसमें जो प्लेट की संख्या है वो बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1। धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1, यानी पॉजिटिव ग्रुप में जितनी भी प्लेट हैं उसमें एक जोड़ेंगे तो आपको नेगेटिव ग्रुप में प्लेट की संख्या मिलेगी। इसके हिसाब से आंसर आपका आएगा कि लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या किसके बराबर होगी? तो बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1, यानी नेगेटिव वाली जो है संख्या होगी क्या होगी? ये बराबर होगी पॉजिटिव वाली, और एक जोड़ दो उसमें, वो पीछे वाला प्लस है, ऐड कर दो कि नेगेटिव ग्रुप में प्लेट की संख्या बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1। ठीक है। अगला है द ईएमएफ ऑफ मर्करी सेल एट नो लोड। ईएमएफ कितना होता है मर्करी सेल का नो लोड पे? 1.35 से 1.4 वोल्ट के आसपास होता है, ज्यादातर 1.35 मिलता है, बट इसी रेंज में होता है। मर्करी सेल का ईएमएफ नो लोड पे कितना होता है? शून्य भार पे ये होता है। अगला है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है? जो आपेक्षिक घनत्व है या विशिष्ट गुरुत्व है उसका कोई मात्रक नहीं है। कोई मात्रक नहीं सर? हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं है।
हिमांशु बोला नौकरी की आवश्यकता चिंटू को ज्यादा है, बबली तो हाथ पीले करके निकल जाएगी, नहीं भी लगेगी तो। बोलो। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व का मात्रक कुछ होता नहीं है, यूनिटलेस होती है। ये क्या होती है? मात्रक विहीन। अगला सवाल ये है, द प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, हेंस विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल को पुनरावेशित नहीं किया जा सकता, यानी फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, अतः निम्न में से कौन सा विकल्प प्राथमिक सेल से संबंधित है? प्राथमिक सेल से संबंधित कौन है? लेक्लांचे सेल और वोल्टाइक सेल, या उसी का नाम डेनियल सेल या ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। लेक्लांचे सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये सब प्राइमरी सेल हैं। सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल, इसमें प्राइमरी सेल कौन है? लेक्लांचे। बाकी लेड एसिड, निकिल आयरन, निकिल कैडमियम सेकेंडरी, ये प्राइमरी। प्राइमरी सेल को फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, सस्ती होती है, कम वोल्टेज की होती है, हल्की होती है। अगला सवाल है, ये कि एक 144 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, 8 मिली एम्पियर धारा देती है, कितने घंटे तक वो करंट दे सकती है? यानी एक बैटरी की क्षमता दे रखी है और उससे जो करंट हम ले रहे हैं वो करंट दे रखी है। पूछा गया है कितने टाइम तक हमें करंट मिलेगी। तो बैटरी की क्षमता क्या होती है? कैपेसिटी। वो होती बैटरी कितने एम्पियर करंट दे सकती है और कितने घंटे तक दे सकती है, दोनों का गुणा कर दीजिए। बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी या फिर बैटरी क्या होती है? बैटरी जो करंट दे सकती है उसको लिखो एम्पियर में, और कितने टाइम तक दे सकती है उसको लिखो आवर में। करंट लिखो और टाइम लिखो, कितनी करंट दे सकती है, कितने टाइम तक दे सकती है, दोनों का गुणा कर दो, यही होती है बैटरी की क्षमता। तो आपको क्या करना है? आपको एम्पियर इंटू आवर, मतलब करंट और टाइम। कैपेसिटी कितनी है? 144 मिली एम्पियर आवर, मतलब करंट मिली एम्पियर में दे रखी है। 144 मिली एम्पियर आवर, ये कैपेसिटी हो गई। करंट कितनी लेनी है हमको? कितनी करंट लेनी है? 8 मिली एम्पियर। 8 मिली एम्पियर टाइम ले लिया टी, ये मिली एम्पियर आवर है, मतलब करंट मिली एम्पियर में, टाइम आवर में। करंट मिली एम्पियर में दे रखा, टाइम आवर में। करंट मिली एम्पियर में, टाइम आवर में। मिली एम्पियर गायब, गायब हुआ कि नहीं? वहां सर। तो 144, यहाँ क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा 144/8। 144/8 डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा, 18 घंटे। यानी अगर आप एक बैटरी जिसकी क्षमता 144 मिली एम्पियर आवर है, अगर उससे 8 मिली एम्पियर करंट लोगे तो बैटरी 8 घंटे तक आपको 8 मिली एम्पियर करंट दे पाएगी। सॉरी, 18 घंटे तक आपको 8 मिली एम्पियर करंट दे पाएगी। कर ले जाओगे? करना क्या है? कैपेसिटी बराबर होती है क्षमता बराबर करंट इंटू टाइम। आपको क्षमता दे रखी, करंट दे रखी, टाइम निकाल देना है। क्षमता होती है धारा इंटू समय, धारा दे रखी, क्षमता दे रखी, समय निकाल लोगे। हाँ सर, समय निकाल लेंगे। ये फैराडे का पहला नियम है, आपने पढ़ा होगा कि एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जब विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं या चार्ज प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो टूटता है। जो इलेक्ट्रोड टूटता है उसका जो मास होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने प्रवाहित किया। जो मास टूटता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने प्रवाहित किया। और Q बराबर I इंटू टी होता है। अरे भाई, I बराबर Q इंटू टी तो पढ़ा आपने, Q बटे टी। I बराबर Q बटे टी, यहां से Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू की जगह पे आई इंटू टी, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। और फिर इसको हटा के बराबर लिखते हैं, जेड आ जाता है। जेड क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो जो आपका द्रव्यमान टूटा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? विद्युत धारा पे और समय पे। जेड, जेड तो नियतांक है। या बोलो विद्युत धारा और समय पे, या बोल दो आवेश पे, एक ही बात है। तो सवाल ये पूछा गया कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में से प्रवाहित की विद्युत धारा की मात्रा के डॉट डॉट। तो जो द्रव्यमान है ये धारा के क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द्रव्यमान क्या है? विद्युत धारा के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती स्क्वायर है क्या? नहीं। इनवर्सली मतलब उल्टा है क्या? विद्युत समानुपाती नहीं, समानुपाती है। ये सवाल हमने किया है पहले। लेक्लांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड, डिपोलराइजर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्लांचे सेल याद रखना सर। ये देखो पूछा गया है कि विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व
पानी के आपेक्षिक घनत्व के सापेक्ष नापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, यानी ये कहना चाह रहे हैं किसी भी वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है यानी रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए जो उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है, विशिष्ट गुरुत्व नापता है, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी वायु की आर्द्रता को नापता है। ठीक, अगला सवाल है लेक्लांचे सेल में एनोड किसका बना होता है? एनोड किसका बना होता है लेक्लांचे सेल में? आओ देखते हैं। एनोड बना होता है जिंक का। लेक्लांचे सेल इसीलिए लिखा गया है चिंटू, तुम्हें याद रहे एक साथ। लेक्लांचे सेल में एनोड किसका बना होता है? जिंक का। एनोड किसका बना होता है? जिंक का। लेक्लांचे सेल जिंक 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 जिंक, अरे जिंक जिंक जिंक, एनोड लेक्लांचे सेल। जिंक का जो कंटेनर होता है, जिंक का जो बर्तन होता है, वही एनोड का काम करता है। ठीक, अगला सवाल यह है आपके पास कि आपके पास 4 सेल हैं जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, पैरेलल में जोड़ दिया गया तो कितना आउटपुट वोल्टेज देंगे सब मिलकर के? पैरेलल में आप कितना भी वोल्टेज कितना भी सेल लगा दीजिए, पैरेलल में वोल्टेज बैटरी लगाने से सेल लगाने से क्या होता है? पैरेलल में जब आप सेल को लगाते हो तो करंट ज्यादा मिलती है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है पैरेलल में। सीरीज में हम क्यों जोड़ते हैं सेल को? सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज की क्षमता बढ़ाने के लिए, वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, धारा की क्षमता बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास 4 सेल हैं, चारों का ईएमएफ 1.5 1.5 1.5 1.5 है और आप जोड़ दोगे तो आपको फाइनली जो लोड यहां लगाओगे ना मेरे चिंटू, उसको वोल्टेज 1.5 ही मिलेगा। यहां पे अगर कुछ लोड लगाओगे आप, पहले 4 सेल थी, चारों को अपने पैरेलल में जोड़ा, सबका वोल्टेज 1.5 1.5 1.5 है, आपने लोड लगा दिया, लोड लगाया तो लोड को वही वोल्टेज मिलेगा जो सब सारे सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ये मत जोड़ देना कि 1.5 पर 1.5 पर 1.5 पर 6 हो जाएगा, नहीं, 1.5 ही मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो लोड को कितना वोल्टेज मिलेगा? 1.5 वोल्ट मिलेगा। हाँ, करंट बढ़ जाएगी पैरेलल में, लोड को मिलने वाली करंट बढ़ जाएगी, तो आंसर आपको 1.5 वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई, कितनी बार? ए स्पेशल सॉल्वेंट इज यूज टू क्लीन द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त करते हैं। विलायक क्या होता है सर? जैसे आप पानी में चीनी डालते हो तो पानी जो है वो है विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और जो चीनी है वो है सोल्यूट, विलेय। चीनी डालते हो पानी में, चीनी क्या है? सोल्यूट, विलेय। पानी क्या है? सॉल्वेंट, विलायक। और चीनी और पानी डाल के जो आप शरबत तैयार करते हो है सोल्यूशन, विलयन। तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं, कनेक्टर्स वगैरह, उनको साफ करने के लिए जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या सर पूछा गया ये? हाँ चिंटू सर, इतना अंदर से और क्या, तुम्हें यही सब तो पता होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, if the capacity of a battery is 2800 mAh it will supply a current of 1.5 ampere for, निकालो सभी लोग, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग कलम चला के बताओ, सबकी कलम चलनी चाहिए। विक्रम बोले सर केमॉन आछे। केमॉन आछे का मतलब क्या होता है सर? कैसे हो आप? तो मैं ठीक हूं विक्रम। अच्छा, लोगों से दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। चिंटू कह रहा सर लोगों से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैंने हटा दिया, लो अब साफ दिखेगा। बोलो। सेल एंड बैटरी, आपकी ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एंड बैटरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो दोनों ट्रेड के लोग इसको पढ़ेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है कि दोनों लोगों का काम हो जाएगा। सवाल का आंसर बताओ, बात मत करो। कितना आया? क्षमता दे रखी है 2800 mAh, करंट कितनी लेनी है? 1.4 एम्पियर। तो कितने टाइम में बैटरी टाटा फिक्स हो जाएगी? बोलेगी बस सरदार मैं डिस्चार्ज हो गई। हाँ तो जाओ दो पेपर विक्रम, पेपर तो मुन्ना का कहना है बी होगा, हरिओम कहना 120। अरे बैटरी की क्षमता कैसे निकालते हो? बैटरी की क्षमता क्या होती? कितनी दे रखी क्षमता?
2800 मिली एम्पियर आवर ये क्षमता होती है। ये क्या होती है, कितनी करंट दे रहा है और कितने टाइम तक दे रहा है। करंट कितनी दे रहा है, 1.4 एम्पियर, और कितने टाइम तक, टाइम यहां ले लो आवर में, ये टाइम आवर में ले रहा हूं मैं, मान लीजिए टाइम किस में, आवर में, करंट एम्पियर में। पहले तो आप इस एम्पियर को आप मिली एम्पियर में बदल दो, तो मिली एम्पियर ताकि काट दूं मैं, 2800 मिली एम्पियर आवर, इस 1.4 एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलिए। क्यों सर, दोनों को एक ही में करो, चाहे इसको एम्पियर में कर दो चाहे इसको मिली एम्पियर में कर दो, काटो दोनों को एक में करके। एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, इसमें 1000 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, यही तो हो जाएगा, इंटू टी। 1000 से गुणा कर दिया, अभी क्या हो गया, ये मिली एम्पियर में, ये मिली एम्पियर में आ गया, इंटू टाइम, टाइम आपका आवर में ही रहेगा, मिली एम्पियर से मिली एम्पियर गायब। अब यहाँ आवर, यहाँ टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, 2800 बाटे 1400 सर 2, ये 2 क्या आया, घंटा, 2 घंटा, लेकिन ऑप्शन दे रखा है किसमें, मिनट में, तो 2 घंटे में कितना मिनट होगा, 60 गुणे 2 120 मिनट। सर आसान तो था, हाँ चिंटू आसान तो था, एग्जाम में सही कर लो तब तो। सर गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, नहीं गलत करोगे। चलो अगले सवाल का आंसर बताओ। टनाटन पूछे हुए सवाल फिर से पूछे जाएंगे, पूछे हुए सवाल फिर से पूछे जाएंगे। 5 एम्पियर धारा आपूर्ति करते समय ईएमएफ 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.10 है। जीरो पॉइंट 10 वाले एक सेल का टर्मिनल विभव, विभव का अंतर क्या है बताइए। ओम है ये। करंट 5 एम्पियर की दे रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। क्या पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है एक सेल का। देखो एक सेल है, हाँ जी बनाओ, सेल है तो बना दिया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसके साथ ऐसे सीरीज में लगा के बना देते हैं। ये मान लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, कम से कम होना चाहिए आइडियली 0, कम से कम आइडियली 0। ये बल का इस सेल का ईएमएफ है। इन्होंने कहा ये सेल कितनी करंट दे रहा है, 5 एम्पियर करंट, कितनी दे रहा है, 5 एम्पियर करंट दे रहा है। अच्छा ठीक है, 5 एम्पियर धारा आपूर्ति करते समय ईएमएफ 2 वोल्ट, इसका ईएमएफ जो है 2 वोल्ट है, ये कितना ईएमएफ इसका 2 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध जो इसका, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये, इसको मैं ई ना, देखो मैं यहां बना दे रहा हूं। हमारे पास एक सेल है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है मान लीजिए आर, इस सेल का ईएमएफ है ई। सेल कुछ करंट दे रही है, जो करंट दे रही है वो करंट है आई। ठीक, सेल का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट, ये दे रखा है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0.10, ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 आंतरिक प्रतिरोध। और जो करंट दे रहा कितनी दे रहा है, 5 एम्पियर। ये जो करंट दे रहा आई, ये कितनी दे रहा है, 5 एम्पियर। पूछा क्या है आपसे, 5 एम्पियर धारा देने वाले ईएमएफ 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध इतना वाले सेल का टर्मिनल विभव का अंतर। टर्मिनल मतलब इसके बीच का, किसके बीच का, इसके बीच का। सर ये 2 वोल्ट दे रखा है, ये तो इसका है। अगर आंतरिक प्रतिरोध ना होता तब तो यही वोल्टेज इसके बराबर होता, मगर आंतरिक प्रतिरोध कुछ है तो कैसे निकालोगे टर्मिनल वोल्टेज, किनारे का वोल्टेज, ये वोल्टेज पूछा है आपसे, सवाल पढ़ो। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, टर्मिनल विभव, यानी ये कैसे निकालोगे, या तो आप केवीएल लगा लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना आता है तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ,
नहीं आता है तो मान लूं मैं कि अगर इसको मैं x मान लूं और इसको y मान लूं, तो इसके बीच की वोल्टेज को मैं vxy मान लूं, यही पूछा गया है आपसे, x और y के बीच का वोल्टेज vxy। कैसे निकालोगे? पता कैसे निकालोगे वोल्टेज? इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज ड्रॉप घटा दो। बैटरी ने जो इतना वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है उसमें से इसके आंतरिक प्रतिरोध में जो विभव का ड्रॉप हुआ उसको माइनस कर दो। यानी बैटरी का जो ये ईएमएफ है इसमें से माइनस कर दो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ई माइनस आई आर, यहां का वोल्टेज मिल जाएगा आपको। या तो केवीएल लगा लो, दिस वोल्टेज प्लस दिस करके। केवीएल अगर आपको नहीं आता है, मासूम हो आप, तो मैंने आपको ज्यादा तंग नहीं किया, मैंने कहा इसमें से इस रेजिस्टेंस में जो आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें, उसमें माइनस कर दो, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। इस बैटरी की में से इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप घटाओ, ये मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई कितना है? ई है 2 वोल्ट। आई करंट कितनी, इसमें करंट कितनी जा रही है? 5। और ये रेजिस्टेंस कितना है? 0.10। तो सॉल्व करो, 2 माइनस 5 और 0.10 कितना हो जाएगा? 0.5। 2 माइनस 1.5, 1.5 वोल्ट। यानी सेल का ईएमएफ था 2 वोल्ट, उसमें से आधा वोल्ट कौन खा गया? ये भाई साहब खा गए। 2 वोल्ट था इसका ईएमएफ, आधा वोल्ट ये भाई साहब खा गए, तो 2 में से आधा का 1.5 बचा, 1.5 यहां मिलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट। बोलिए, कोई तकलीफ किसी को? इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो JNITI बाई टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। किस टेलीग्राम पे? JENITI बाई राजकुमार सर। JENITI बाई राजकुमार सर। आप जाके सर्च करना और ज्वाइन कर लेना, ठीक? कोई डाउट है क्या इस सवाल में किसी को? कोई डाउट है? बोलिए। SSC विक्रम, हरिओम, सनी। नेक्स्ट, एक बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक को लीड से जोड़ने पर उत्पादन होगा। कनेक्टिंग लीड फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी विल प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा अगर मैं बैटरी के नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दूं? क्या हो जाएगा? चिंटू बलंडर हो जाएगा। कैसे सर? अरे ये बैटरी का मान लो प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। अच्छा सर, बैटरी के प्लस को माइनस से कभी मत जोड़ना। क्या हो जाएगा सर? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये प्लस ही तो है एक तरीके से बैटरी का, और ये माइनस है। ये प्लस से जुड़ा है तो प्लस है, ये माइनस से जुड़ा है तो माइनस है। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। बैटरी का प्लस ये है, इसको यहां से जोड़ दिया। बैटरी का माइनस ये है, इसको यहां से यहां जोड़ दिया। तो प्लस ये जुड़ गया, माइनस ये जुड़ गया। अगर आपने बैटरी के प्लस को, ये देखो प्लस माइनस जुड़ गया एक साथ कि नहीं, देखो जो सेम 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 सेम, प्लस सीधे चिपक गया माइनस से। अगर आपने बैटरी के प्लस के माइनस जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रट लेना ये सब। बैटरी की प्लस और माइनस को चिपका दिया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया तो। नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जब चार्ज होती है लेड एसिड बैटरी तो चार्जिंग होने के दौरान जो गैस निकलती है वो गैस कौन से निकलती है? हाइड्रोजन। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये सवाल बच्चों वाला है। 120 एम्पियर आवर बैटरी कैन डिलीवर ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फॉर ए पीरियड ऑफ। क्षमता है 120। ये क्या होती? करंट इंटू टाइम। करंट 8 एम्पियर है, टाइम कितना है? घंटे में। टी कितना हो जाएगा? 120/8। तो 4 3 12, 4 2 8, 15। कैपेसिटी, क्षमता क्या होती है? किसी बैटरी की क्षमता होती है एम्पियर इंटू टाइम, यानी कितने एम्पियर करंट कितने टाइम तक दे सकती है, दोनों का गुणा कर लिए तो आपको क्षमता मिल जाएगी। कैपेसिटी होती है एम्पियर इंटू टाइम, हमने निकाल दिया।
अगला सवाल ये, इसका आंसर बताइए। आलोक कुमार सिन्हा। विक्रम बोले सर अभी आप कहाँ हैं? मैं दिल्ली में हूं अभी। दिल्ली में। बताओ इसका आंसर। कलम चलाओ और बताओ। एक बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज 10 वोल्ट है, और जब इसे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता 9.9 वोल्ट है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोधक कितना है? द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज 10 वोल्ट when it is connected to a 992 ohm resistor. The voltage across the resistor is 9.9 volt. What is the internal resistance of battery? निकालिए। सर कैसे निकालेंगे? पता नहीं, तुम निकालो चिंटू। सर ये भी सवाल पूछा गया है क्या? हाँ चिंटू। सर तो मुश्किल लग रहा है, पूछा तो गया आप ही के एग्जाम में। निकालिए। हाँ। मुन्ना। अरे ओ मुन्ना, देखो एक बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज 10 वोल्ट है, यानी ये वोल्टेज बैटरी का, अगर हम इसको ई नाम दे दें तो 10 वोल्ट है, और इससे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। पहले तो बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, स्मॉल आर मान लिया। और जो अब लोड लगाया गया है, बाह्य प्रतिरोध, जो भार है, लोड है, वो यहां लगाया गया है। ये क्या है, लोड है या भार है? खुला परिपथ वोल्टता 10 वोल्ट है, इससे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। जो बाह्य प्रतिरोध है ये आर, कैपिटल आर, ये है 992 ओम। प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता 9.9 वोल्ट है। जो बाह्य प्रतिरोध लगा है इसका वोल्टेज दे रखा है 9.9 वोल्ट। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? आपको इस आर की वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। यानी बैटरी का ईएमएफ पता है, जो लोड लगा रखा है आपने, जिसको करंट देगी बैटरी, उस लोड की वैल्यू है 992 ओम। उस लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता है, आपको बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पता करना है। आर क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। ई क्या है? बैटरी का ईएमएफ। ये लोड लगा है वो। तो आप आंसर बता दीजिए। कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो तुम करंट निकाल दो। किसमें? इसमें करंट निकाल सकते हो। कैसे सर? अरे इसका रेजिस्टेंस पता है, हाँ। इसका वोल्टेज पता है, हाँ सर। तो इसमें करंट नहीं निकाल सकते? करंट तो ऐसे ऐसे ही आएगी। हाँ सर आएगी, तो मान लो यहाँ से करंट आई आ रही है, तो वही आई करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। आई, वही आई, सेम आई 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 आई। तो कैसे आई करंट निकालोगे? ओम भैया क्या कह के गए हैं? ओम भैया कह के गए हैं कि किसी भी ब्रांच की करंट निकालनी है आई, तो उस ब्रांच का वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर लीजिए, अपन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस लीजिए। इसमें जाने वाली करंट पूछिए तो इसका विभवांतर कितना है? इसकी करंट निकालनी है आई, तो इसका विभवांतर कितना है? 9.9। और इसका रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का? 992। ये 992 का क्या डेटा है भाई? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन क्या है? 1.2, एक 1 ओम है, 8.12 है, 9.92 है, दूर दूर है, कोई बात नहीं। यहां से हम आई की वैल्यू निकाल देंगे। कितना आएगा आई? आप क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए दोनों साइड, ऊपर नीचे। तो गुणा कर दिया तो क्या हो गया? 9920। 10 से गुणा कर दिया आपने, ठीक, ये आ गया। मैं अप्रोक्सीमेशन लूंगा, मान लीजिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है,
तो 9920 को मैं 2 को 0 मान लूं, 1% के लिए मान लेता हूं, तो मैं ऐसे मान लिया कि 99/99, इसको भी 0 मान लिया मैंने, 0 0, ये कट गया, कितना हो गया 1/100। ये आ गया कितना करंट, 1/100 के आसपास करंट आ गई। अच्छा ठीक है, मान लिया करंट इतनी आ गई। 9 को भी 0 मान लिया, मतलब 9920 था, 9 को इसको 9900 मान लिया, क्या दिक्कत है। बाकी ऊपर 99 ताकि आसानी से कट जाए, 1/100 आ गया। लगभग लगभग ऐसे कर सकते हैं। अब पूरा करो, तुम्हारे पास टाइम है तो। मुझे इसमें जाने वाली करंट मिल गई। क्या पूछा है मुझसे, मुझे पूछा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ये पूछा है। तुम ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, अगर इसका वोल्टेज आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। थोड़ी देर पहले किया था हमने, देखो हमने वी एक्स वाई क्या लिखा था, ये वोल्टेज, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। वी एक्स वाई क्या लिखा था, इस वोल्टेज में से इसका वोल्टेज ड्रॉप घटा दो, इस आर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। तो अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो इसमें से इसका वोल्टेज ड्रॉप घटा दो, तो आई करंट माना, ये करंट आई जा रही है, और आर रेजिस्टेंस, वही कहानी यहां लगाओ। सेम आपको केवीएल वगैरह लगाने में दिक्कत है तो, कि दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, तो आप लगाओ ई माइनस, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, आई इंटू आर बराबर दिस वोल्टेज, ये दे रखा है 9.9, दिस माइनस दिस बराबर दिस कर दिया। ई की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, आई कितना है, आई 1/100। अच्छा सर, आर यही निकालना है बराबर 9.9, यहां से 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे पूरा, तो 0 था, 0 0 और आ गया, माइनस आर 100 से गुणा किया तो 990, माइनस आर को उधर भेज दो, प्लस आर, तो 1000 माइनस 990, 10 ओम के आसपास जो ऑप्शन आएगा मैं टिक मारूंगा। 10 ओम के आसपास क्या है, 9.92। सर एग्जैक्ट 9.92 क्यों नहीं है, अरे मैंने इसको ऐसे मान के सॉल्व किया ना, अब एग्जैक्ट करोगे तो कर लेना, भाई 99 को 9920 से भाग दोगे, एग्जैक्ट जो आएगा कर लेना। मैंने क्या किया, 9920 को 9900 मान लिया, ताकि 99 ऊपर 99 नीचे कट जाए, तो 1/100 आ गया। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, मतलब अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हम इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 99 को 99 ही रखा, इसको 9000 कर दिया, इससे इसको काटा 1/100, फिर इसकी वैल्यू रख दिया, लगभग आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, 10 ओम के करीब में क्या है 9.92, तो 9.92 टिक मार दिया हमने। कोई दिक्कत है तो बताइए, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, तो एग्जैक्ट होगा 9.92, हमने लगभग निकाल दिया, 10 के ऑप्शन और कोई है ही नहीं है, ये तो 102 है भाई, 102 10 से बहुत दूर है, 1 ओम 10 से बहुत कम है। चिंटू, इसीलिए कहा जाता है पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रिकल एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो आप तो सारे सब्जेक्ट को धुआं धुआं कर सकते हो, केवीएल केसीएल करंट वोल्टेज। अगले सवाल पे आइए बढ़ते हैं फट से फटाफट। एक बैटरी में 4 सेल समांतर में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का वोल्टेज इतना है और क्षमता 4 एम्पियर घंटा है, बैटरी का एम्पियर घंटा निर्धारण बताइए। In a battery, 4 cells are connected in parallel. Each cell has a rating of this and this. The ampere hour rating of the battery is 4 सेल हैं। अच्छा लगाओ चारों सेल को, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, फिर यहाँ पे आपको कुछ लोड वोड लगा होगा, जो लगा होगा ये लोड वोड लगा होगा, जो भी लगा होगा। एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट, और कैपेसिटी कितनी है एक सेल की 4 एम्पियर आवर, एक सेल की कैपेसिटी कितनी है 4 एम्पियर आवर, एक सेल का वोल्टेज इतना, कैपेसिटी इतनी है। ऐसे हमने 4 सेल को पैरेलल में जोड़ा है। अब पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल एम्पियर आवर कितना होगा, एक सेल का ईएमएफ दे रखा है, एक सेल की क्षमता दे रखी है, पैरेलल में जोड़ दिया हमने, पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन का एम्पियर आवर कितना होगा। देखो बैटरी की क्षमता जो पूछी है आपसे, एम्पियर आवर रेटिंग, यानी एम्पियर घंटा दर दिन धारण करना है, मतलब एम्पियर आवर पूछना है, तो कैपेसिटी क्या होती है एम्पियर
इंटू आवर, यही तो होती है, एम्पियर इंटू घंटा, क्षमता ही होती है। आप मुझे बताइए पैरेलल में जोड़ने से करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक सेल अकेली लगी थी तो वो कुछ करंट दे रही थी, जब कई सारी सेल को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो करंट रेटिंग बढ़ जाती है। पैरेलल में जोड़ने से करंट रेटिंग बढ़ जाती है, सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, पैरेलल में जोड़ने से करंट रेटिंग बढ़ जाती है। तो अगर आपने कई सारी सेल को समांतर में यानी पैरेलल में लगाया है तो करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। सारी सेल एक जैसी हैं, एक सेल का वोल्टेज इतना है, उसकी क्षमता इतनी है, तो मान लीजिए एक अकेली सेल जो करंट दे रही थी वो आई करंट दे रही थी, मान लीजिए अकेले एक सेल जो करंट दे रही थी वो आई दे रही थी। जब ऐसी चार सेल आपने लगा दिया तो चारों मिलकर जो करंट देंगे कितनी देंगी? 4i। अगर एक अकेली सेल जो करंट दे रही थी मान लीजिए आई दे रही थी तो आई ये देगी, आई ये, आई ये, आई ये, और आई 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 मिलकर क्या होगा? जाइए नहीं, आई 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 मिलकर होगा 4i। तो पहले करंट अगर आई थी तो अब करंट कितनी हो गई? 4i। टाइम वही है भाई, एम्पियर इनटू आवर। पहले मान लीजिए एम्पियर आई था और टाइम क्या था? टी था। अब करंट क्या हो गई? 4i और टाइम क्या हो गया? टी, टाइम टी ही था। तो पहले आई इंटू टी था, 4i इंटू टी हो गया, यानी क्षमता क्या हो गई? 4 गुना। करंट 4 गुना नहीं हो रही है क्या? हाँ सर। अरे भाई पहले एक सेल था, कुछ करंट दे रहा था, मान लीजिए आई, अब 4 सेल आपने लगा दिया तो पैरेलल में लगाया है ना, पैरेलल में लगाने से करंट रेटिंग बढ़ गई। एक की जितनी करंट रेटिंग थी 4 को पैरेलल में लगाया तो करंट रेटिंग 4 गुना हो गई। ये एम्पियर रेटिंग 4 गुना हो गई। टाइम वही है, एम्पियर रेटिंग 4 गुना, तो एम्पियर आवर कैपेसिटी जो क्षमता है 4 गुना हो गई। क्षमता क्या होगी? 4 गुना। पहले कितनी थी? पहले क्षमता कितनी थी? 4। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 16। पहले क्षमता कितनी थी? 4 एम्पियर आवर। अब क्षमता कितनी हो गई? तो पहले 4 थी, 4 का 4 गुना कर देना है तो 16 एम्पियर आवर। कैसे पता चला 4 गुना हो गई? क्योंकि करंट 4 गुना हो गई। कैसे पता चला करंट 4 गुना हो गई? क्योंकि एक की करंट मान लीजिए आई थी तो ऐसी 4 सेल पैरेलल में जुड़ी गई तो 4 की करंट 4 आई हो जाएगी। सर करंट बढ़ जाती है क्या पैरेलल में? हाँ। और सारी सेल एक जैसी हैं तो अगर एक की करंट आई है तो 4 की करंट 4 आई, 10 की करंट 10 आई हो जाएगी। बोलिए। कोई बात नहीं आलोक, कोई तकलीफ इसमें? ऐसा सवाल आएगा तो आंख पलक झपकते ही आंसर देना। अगला सवाल है नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज ऑफ निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 1.20 होता है निकल कैडमियम सेल का आउटपुट वोल्टेज। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वैसे तो कोई भी सेल जब यूज में होती है तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे वो काम ड्राई सेल का है। सोलर सेल और एलईडी लोड सेल अलग है। लोड सेल तो स्ट्रेन गेज वगैरह है एक तरीके से, नाम में जरूर सेल लिखा हुआ है, वो तो वेट वगैरह नापती है एक तरीके से मान लीजिए। ड्राई सेल, ये ड्राई सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल शुड बी। जो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए किसी बैटरी में कितना होना चाहिए? तो जहां जो प्लेट है ना, लेवल ऑफ प्लेट, उससे कम से कम 10-12 मिलीमीटर ऊपर तक होनी चाहिए, उससे 10-12 मिलीमीटर तक ऊपर तक। प्लेट के तल से नीचे, प्लेट के तल के समान, प्लेट के तल के ऊपर, प्लेट के तल के ऊपर, एबव द लेवल ऑफ प्लेट। जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जितनी ऊंचाई तक प्लेट है उससे भी 10-15-12 मिलीमीटर ऊपर ऊंचाई तक होना चाहिए। यानी प्लेट के स्तर से भी 10-12 मिलीमीटर, 10-12 मिलीमीटर, 10-12 मिलीमीटर या 10-15 मिलीमीटर ऊपर तक होना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रोलाइट। तो प्लेट के तल के ऊपर तक होना चाहिए। सर भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किए वाला वोल्टेज, भारतीय रेलवे में जो हम यूज करते हैं वोल्टेज कितना यूज करते हैं? 25 केवी या 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट या 25 केवी। ट्रैक्शन मतलब भारतीय रेलों को खींचना, जिसमें नौकरी की कोशिश में हो आप। वोल्टेज यूज इन एसी ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को खींचना, कि जो ट्रेन है उसको खींचने के लिए जो हम वोल्टेज देते हैं कितना देते हैं? 25 किलो वोल्ट। लोड शेल आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, लोड शेल क्या नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है? लोड शेल वजन या भार नापती है, वजन, वेट। लोड शेल क्या करती है? ये वोल्टेज को वेट में कन्वर्ट करती है। लोड शेल एक प्रकार से स्ट्रेन गेज है। क्या है स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज क्या आपने नहीं पढ़ा होगा। ये क्या करती है? ये वजन नापती है, आप मान लो वेट नापती है। क्या नापती है लोड शेल? वेट, वेट, वेट।
सवाल है, दो बैटरी हैं जिनका ईएमएफ असमान है, असमान ईएमएफ वाली दो बैटरियों को, अगर दो बैटरी का ईएमएफ समान नहीं है तो गलती से पैरेलल में मत जोड़ देना। क्यों सर? पैरेलल में आप बैटरी को तभी लगा सकते हो जब सारी बैटरियों का वोल्टेज सेम हो। बैटरी को पैरेलल में हम तभी लगा सकते हैं जब उनका ईएमएफ सेम हो। अगर दो बैटरी है और उनका ईएमएफ यानी वोल्टेज समान नहीं है तो उनको पैरेलल में मत लगाओ। फिर किस में लगाएंगे? सीरीज में लगा दो। अगर दो बैटरी का ईएमएफ सेम नहीं है तो उसको सीरीज में लगा सकते हो, पैरेलल में नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए ना। एक वोल्टेज करीब मेरा वोल्टेज 10 है, दूसरी करीब 20 है, पैरेलल में कैसे लगा दूं मैं? तो अलग अलग ईएमएफ वाले, अलग अलग ईएमएफ, अलग अलग वोल्टेज वाले दो सेल को पैरेलल में कभी नहीं लगा सकते। कहां लगा सकते हैं? सीरीज में लगा सकते हैं। टू ईएमएफ, असमान ईएमएफ वाली दो बैटरियों को कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, नो, कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली, मे बी कनेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। केवल श्रेणी में ही जोड़ा जा सकता है, समांतर में नहीं। समांतर में जोड़ने के लिए शर्त क्या है? क्या है शर्त? वोल्टेज सेम होना चाहिए। और अगला सवाल ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए 12 वोल्ट की बैटरी रेटेड है 48 एम्पियर आवर पे, इट मस्ट बी डिलीवर एन एवरेज ऑफ 2 एम्पियर, हाउ विल लॉन्ग विद द बैटरी लास्ट बिफोर डिस्चार्जिंग। 12 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटी 48 एम्पियर आवर है, करंट इसको 2 एम्पियर देना है, कितनी देर तक की करंट देगी डिस्चार्ज होने से पहले? तो जो क्षमता होती है इसकी कितनी होती है? 48, करंट कितनी दे रहा है? 2 एम्पियर, टाइम आवर में, तो कीजिएगा 48/2, 24। आज की कहानी यहीं तक। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? JEN ITI बाई राजकुमार सर, JEN ITI बाई राजकुमार सर, टेलीग्राम पे आप जाना, वहां पे पीडीएफ मैं भी 10 मिनट के अंदर भेज दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आपका एएलपी का डेट आगे बढ़ा है, तो अगर आप ट्रेड वेड नहीं पढ़े हो या पढ़े हो कहीं से समझ में नहीं आया या तैयारी करनी है तो ट्रेड का सुपर फास्ट बैच का रेवेल ऐप पे चल रहा है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है। ट्रेड का सुपर फास्ट बैच चल रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन का, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। लगभग सिलेबस कंप्लीट है, एक दो क्लासेज और होनी होंगी तो होंगी, 2-3-4 क्लासेज। सिलेबस लगभग कंप्लीटेड है, एलपी के एग्जाम तक इसी 19 तक सिलेबस हो गया था। आप जाकर के शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आपको कम टाइम में पढ़ना है तो। अदरवाइज कंप्लीट बैच भी इलेक्ट्रीशियन का है, जिसमें सारी चीज़ों को बहुत आराम आराम से पढ़ा गया है। बेसिक साइंस वगैरह का बैच लेना है तो भी आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है। कहाँ जाएंगे आप? करेबल लैब पे। कोई डाउट है आज की क्लास में तो बताइए। तो जितने भी पॉइंट्स आपने नए सीखे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ऐड करोगे? ये, और अगर कोई और क्वेरी है तो इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बैच से रिलेटेड। कुछ कहना है तो बताइए। ठीक है सनी, मैं देख लूंगा उसको। विक्रम मंडल, आलोक, ओके आलोक। ठीक है किशन शर्मा, ठीक है। आर के सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोनों ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, दोनों ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसको अच्छे से पढ़ना आप सेलेंड